हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने कहा था कि हम आज दूसरी क्लास लेके आएंगे। तो हम अपनी फिजियोलॉजी की दूसरी क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी क्या क्या हैं। तो हम इसमें कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस को लिया है, जिनको हम आज एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहली ब्रांच, तो आपको जो मैंने कल बताया था वो तो आपको याद ही होगा, दूसरी क्लास में मतलब कल वही आपको याद होगा। तो जिसमें हमने बताया था फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी कैसे आया, फिजियोलॉजी किस वर्ड से आया है, और फिजियोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, फिजियोलॉजी में क्या क्या होता है, और फिजियोलॉजी को कैसे किया जा सकता है। और फिजियोलॉजी मेन चीज़ बताई थी कि फिजियोलॉजी के फादर कौन है। तो आपको अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास, जो कि फिजियोलॉजी ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में है। तो इसमें पहला है अप्लाइड फिजियोलॉजी। अप्लाइड फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड स्टेप्स इनटू प्रैक्टिस। अप्लाइड फिजियोलॉजी वो है जिसमें हम बायोलॉजिकल सिस्टम में स्टेप इन करते हैं, और स्टेप इन का मतलब होता है बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में जानते हैं और उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, और फंक्शंस प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में, जो कि हमें काफ़ी बहुत ही मतलब नॉर्मल सी प्रैक्टिस होती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है अप्लाइड फिजियोलॉजी में। तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे इस क्लास का, वही हम लोग कर रहे हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड स्टेप्स इनटू प्रैक्टिस। बायोलॉजिकल सिस्टम मैंने आपको कल बताया था कि नेचर की नॉलेज गेन करते हैं, मतलब नेचर नॉलेज होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो अब आप समझ गए होंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ये आपको आगे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी हम देखते हैं, दूसरी क्या है, दूसरी ब्रांच क्या है फिजियोलॉजी की। दूसरी ब्रांच है क्लिनिकल फिजियोलॉजी। तो क्लिनिकल फिजियोलॉजी में आप सीधा सीधा समझ रहे हो, क्लिनिकल है तो मतलब क्लिनिक या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी फिजियोलॉजी या कोई भी सिस्टम जिसमें हम लोग वर्क करते हैं वो क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटलाइज है। यस, हाँ। तो क्लिनिकल फिजियोलॉजी द डायग्नोस्टिकल स्पेशलिटी टू विच पेशेंट्स आर रिफर्ड टू अंडरगो स्पेशलाइज्ड टेस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, किडनीज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स। तो आप समझ गए होंगे डेफिनेशन पढ़ के कि क्लिनिकल फिजियोलॉजी विद डायग्नोस्टिक, मतलब डायग्नोस्टिक मीन्स होता है कि हम उसके बारे में डिटेल्ड में समझते हैं। डायग्नोस्टिक का मीन्स होता है कि किसी बारे में नॉलेज गेन करना है। तो स्पेशलिटी मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ जो डायग्नोसिस की जाती है, डॉक्टर के साथ मतलब पेशेंट्स के साथ जो डायग्नोसिस की जाती है, जो हम किसी की हेल्प करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल फिजियोलॉजी। टू विच पेशेंट्स आर रिफर्ड टू अंडरगो स्पेशलाइज्ड टेस्ट ऑफ फंक्शंस। इसमें हम लोग टेस्ट करना सीखते हैं, अलग अलग टेस्ट, जैसे कि हार्ट में और लंग्स में कार्डियो कहते हैं, तो कार्डियो टेस्ट होता है। आपने कार्डियोलॉजी का नाम सुना होगा, मैं बिलोंग करता हूँ कानपुर से, तो यहाँ कार्डियोलॉजी है, और आप जाके विजिट करिएगा, आपको पता चल जाएगा वहाँ क्या क्या होता है। हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, किडनीज में, किडनीज रीनल में आती है, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे आई है, ब्रेन है, काफ़ी सारे। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन लिए हैं जो आपको बताना है, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास हमें नहीं करनी है, छोटी करनी है अभी। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी रीनल फिजियोलॉजी की ओर। तो थर्ड जो है वो है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में हम क्या समझते हैं, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनीज। मैंने आपको ऊपर बताया क्लिनिकल फिजियोलॉजी में कि किडनी सारी चीज़ों को जो हम लोग टेस्ट करते हैं, जो डॉक्टर हम लोग टेस्ट बोलता है, तो उसी में हम लोग क्लिनिकल पढ़ते हैं। अब रीनल फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द किडनीज। रीनल फिजियोलॉजी में हम फंक्शन पढ़ते हैं किडनी के बारे में, जो कि हम किडनी के बारे में फंक्शन पढ़ते हैं। और तो आप इसमें समझ गए रीनल फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग। रीनल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग द फंक्शंस ऑफ द किडनीज। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको शायद आ जानी चाहिए। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी। न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें
काफ़ी सारे न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बताया गया है। न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी डील्स विद हाउ द बॉडी एक्सट्रैक्ट द nutrients from the food, how obtain the needed energy, utilize nutrients and all is related to the health and disease. न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी डील करता है अपनी बॉडी किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेती है फूड से, और विटामिन्स लेती है, मिनरल्स लेती है, कैसे एब्जॉर्ब करती है उसको, और कहाँ कहाँ उसको हम लोग वो कहाँ कहाँ उसकी एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसमें टिक कर देता हूँ, डबल टिक कर देता हूँ। जिसको आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है तो यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स एंड रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज़, क्योंकि ये आपकी हेल्थ और डिजीज़ में भी अफेक्ट करती हैं, इसीलिए न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंट किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधे न्यूरोफिजियोलॉजी पे। न्यूरोफिजियोलॉजी का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये नर्व सेल्स के लिए है और ब्रेन से भी हो सकता है, इसीलिए तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल्स। इसमें बताया गया द स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल्स, मतलब न्यूरोफिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल्स, और नर्व सेल्स के बारे में जानते हैं। इसमें नर्व सेल्स लिखा है, इसमें ब्रेन के बारे में भी हम पढ़ते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी में, और कभी कभी स्माइल कॉल भी इसमें आ जाती है। तो ये दो चीज़ें आप मेंशन कर लीजिएगा, मुझसे वो गलती हो गई तो मैंने नहीं किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर आप समझ गए हो, कार्डियो हेड से रिलेटेड होती है। तो मैंने आपको यहाँ क्लिनिकल में बताया था कि हार्ट पे होता है कार्डियो को मैंने एग्जांपल भी दिया है जो कानपुर का है, कार्डियोलॉजी। तो वही हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो मैंने पहले बता दिया कि कार्डियोलॉजी क्या है, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड। तो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल आपको समझ में आ गया, बिल्कुल रीनल फिजियोलॉजी की तरह है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी और न्यूरो फिजियोलॉजी। इनमें तो आप नेम पढ़ के भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें सीधे बताया गया रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन तो बॉडी में एक ही जगह से होता है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ एयर पैसेजवेज और लंग्स। तो ये सीधे हमारे ब्रीदिंग सिस्टम से बिलोंग करता है, जिसमें हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ एयर पैसेजवेज और लंग्स पढ़ते हैं, और इसी में हमारा नोज, माउथ और जितने भी एयर पैसेजवेज होते हैं, तो माउथ से लेकर लंग तक जितने भी एयर पैसेजवेज हैं, जैसे हार्ट भी उसमें आता है और लंग्स भी आते हैं। लंग्स सबसे मेन है रेस्पिरेटरी में, लंग्स सबसे मेन है, इस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। तो हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से आप समझ ही रहे होंगे कि एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज होगा, जैसे योगा हो गया, और कुछ लोग जिम जाना पसंद करते हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। इसमें द स्टडी ऑफ चेंज इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शंस ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी। तो डेफिनेशन से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। जब हम इसमें उस चीज़ की स्टडी करते हैं जिसमें चेंज इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शंस ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटीज़, जिसमें चेंज आता है मस्कुलर एक्टिविटीज़ के दौरान सेल्स में और ऑर्गन फंक्शंस में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमारा पल्स रेट फास्ट हो जाता है, और हम लोग काफ़ी तेज़ सांस लेने लगते हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करने में ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा पावर लगती है, जिसके कारण हमारी हर एक चीज़ फास्ट हो जाती है। और मेन चीज़ एक्सरसाइज करने से हम बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं। तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथो से तो आप सीधे समझ रहे होंगे। पैथो आया है मतलब डायग्नोसिस और
हॉस्पिटलाइज, जैसे कि ये क्लिनिकल है वैसे ही पैथो है। तो हम पढ़ लेते हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीजेस एंड एजिंग। एजिंग, ये एजिंग मतलब बूढ़े वाली एजिंग नहीं है, जैसे कि पैदा हुए फिर बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, ये वो नहीं है एजिंग। एजिंग का मतलब है इसमें पेन से है। एजिंग का मतलब है इसमें पेन से, पेन रिलीफ और डिसीज़ के बारे में इसमें बताया जाता है। द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज़ एंड एजिंग। पैथोफिजियोलॉजी में हम डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एजिंग मतलब पेन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, जब इसको डिटेल पढ़ेंगे तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी इतना ही करेंगे। उसके बाद आते हैं हम सेलुलर फिजियोलॉजी में। सेलुलर फिजियोलॉजी मीन्स, सेलुलर मीन्स सेल अलग कर देंगे, सेल हो गया, और बचा फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन जैसा जो है, जो बुक में लिखा है हम वैसा ही करेंगे, और इसीलिए इसको सेलुलर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेल फिजियोलॉजी इज द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन अ सेल टू कीप इट अलाइव। सेल फिजियोलॉजी वो है जिसमें बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं हम एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर हो रही होती हैं टू कीप द सेल अलाइव। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल में, मैं लिखते जा रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल में, गोल्गी अपैरेटस होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी चाय ठंडी हो गई है, आप देख लीजिए। चाय है, आप समझे ना कि गलत बोल रहे हैं। चाय बहुत ठंडी हो गई, मैं अभी गर्म करना पड़ेगा, पियेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी नया चैनल है तो ग्रो नहीं टाइम लगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। आप जहाँ भी हमसे गलती हो आप तुरंत हमको बता दें, और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, वरना कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं ऐसे बिना लाइक करे। तो आपको जो ना आ रहा हो उसके लिए कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बता रहे कमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यहीं पे आज के लिए बंद कर